जय श्री श्याम दोस्तों, ग्रूमिंग बिजनेस इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष और डिस्कस करूंगा बड़ी बिजनेस अपडेट्स। पहली बड़ी बिजनेस अपडेट में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड बैंक की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 के बारे में। यहां पर इंडिया और अदर डेवलपिंग नेशंस को लेकर कुछ बड़ी बात मेंशन की गई है। जैसे कि इंडिया के बारे में कहा गया है कि इंडिया को अगर अमेरिका की जीडीपी का 1/4 यानी कि एक क्वार्टर भी अगर हासिल करना है तो उसके लिए 75 साल लग जाएंगे। जी हाँ, 75 साल एक बहुत ही लंबा समय है। ऐसा होता है तो हमें अगले 75 साल तक अमेरिका की जो 1/4 जीडीपी है इसे हासिल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। हालांकि हमारे जो खुद के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने एस्टिमेट किया है कि इंडिया की जो आजादी के 100 साल पूरे होंगे यानी कि ईयर 2047 तब तक हमें डेवलप्ड नेशन बन जाना है। उसमें काफी आघात लग सकता है। अमेरिका की इकोनॉमी इंडिया से कई गुना ज्यादा है। इंडिया की इकोनॉमी भले ही इस वक्त दुनिया की चौथी या पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो, लेकिन अमेरिका इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अगली खबर में हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में, जिन्होंने यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी के बाद मोर्चा खोल दिया है और केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करी है कि आपको इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस पे जीएसटी हटा देना चाहिए। बता दें आपको कि करंटली लाइफ इंश्योरेंस लें या फिर मेडिकल इंश्योरेंस ले 18% के करीब का जीएसटी आपको पे करना पड़ता है। यहाँ पर ममता बनर्जी और नितिन गडकरी कोशिश कर रहे हैं कि इस जीएसटी को हटा दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो लोगों की जो एसेंशियल जरूरतें हैं उन पर वो ज्यादा फोकस कर सकते हैं, ना कि वो सोच सकते हैं कि भाई लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस बहुत ही ज्यादा महंगे हैं, हम उन्हें नहीं ले पाएंगे। बता दें आपको कि यहाँ पर ममता बनर्जी ने सिर्फ अर्ज ही नहीं किया है, बल्कि एक तरह की चेतावनी भी दी है कि अगर ऐसा नहीं होता तो लोग सड़कों पर आकर प्रदर्शन करने के लिए भी मजबूर हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार इस मामले में विचार कर सकती है और लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस पे लगी हुई जीएसटी को वापस ले सकती है? अपनी राय कमेंट पे बताएं। अगली खबर में हम बात करेंगे जेएसडब्ल्यू ग्रुप के चेयरमैन सज्जन जिंदल के बारे में, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे इंडियन एथलीट्स को बड़ी सौगात देने की बात कही है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप के चेयरमैन सज्जन जिंदल ने कहा है कि इंडिया से जितने भी मेडल्स जीते जाएंगे, यानी कि जो भी एथलीट्स मेडल जीतेंगे इर्रेस्पेक्टिव की वो कौन सा मेडल जीतते हैं, उन सभी को जेएसडब्ल्यू ग्रुप की तरफ से एमजी विंडसर गिफ्ट की जाएगी। ये एक कॉम्पैक्ट यूटिलिटी व्हीकल है जिसे हाल ही में जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने एमजी के साथ पार्टनरशिप करके तैयार किया है। और यहाँ पर सज्जन जिंदल का जो मकसद है वो एक तीर से दो निशानों को हिट करने का है। पहला तो इंडियन एथलीट्स को वो मोटिवेट कर रहे हैं कि अगर वो मेडल जीतते हैं तो उन्हें काफी सौगातें मिल सकती हैं, और दूसरा कि एमजी विंडसर का वो एक तरह से प्रमोशन कर रहे हैं, क्योंकि जो भी एथलीट्स मेडल जीतेंगे और उन्हें अगर एमजी विंडसर मिलती है तो वो भी एक तरीके से प्रमोशन ही माना जाएगा। क्या लगता है आपको सज्जन जिंदल की इस स्ट्रैटेजी के बारे में? कमेंट में बताएं। अगली खबर में हम बात करेंगे रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन के बारे में। अपडेट ये आ रही है कि जून के महीने के मुकाबले जुलाई के महीने में जीएसटी कलेक्शन में 10% से ज्यादा की बढ़त आई है। ओवरऑल जीएसटी कलेक्शन जुलाई 2024 के अंदर 1.82 लाख करोड़ का हो चुका है, जो कि जून महीने में 1.7 लाख करोड़ से ज्यादा का था। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि ये जो जीएसटी कलेक्शन है 2024 के अंदर दूसरा सबसे बड़ा जीएसटी कलेक्शन है। वहीं पर जब से जीएसटी आया है ये तब से लेकर अब तक का तीसरा सबसे बड़ा जीएसटी कलेक्शन बताया जा रहा है। इससे पहले फाइनेंशियल ईयर 2024 की शुरुआत में ही हमें अप्रैल मंथ को 2 लाख करोड़ से ज्यादा का जीएसटी कलेक्शन देखने को मिला था। अगली खबर में हम बात करेंगे अमर राजा ग्रुप के बारे में। अमर राजा ग्रुप जो हमारे देश में एक बड़ा बैटरी मैन्युफैक्चरर है। अपडेट के मुताबिक ईथर एनर्जी जो कि एक बड़ी इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर कंपनी है उसके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं लिथियम आयन सेल्स की। बताया जा रहा है कि ये जो कोलैबोरेशन है आगे चलकर लिथियम आयन सेल्स पर काम करने वाला है और इससे ईथर एनर्जी को काफी फायदा मिल सकता है। जैसे ही ये खबर मार्केट में आए अमर राजा ग्रुप के शेयर्स में भी अच्छा खासा उछाल देखा गया है। अगली खबर में हम बात करेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि सीबीडीटी के हेड रवि अग्रवाल के बारे में, जिन्होंने हाल ही में अपने इनसाइट्स को शेयर किया है और बताया है कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की फाइलिंग के दौरान अगर डिले होता है तो इसे आगे आने वाले वक्त में डीक्रिमिनलाइज किया जा सकता है, जो अभी क्रिमिनल चार्जेस के साथ मौजूद है। यानी कि अगर आप टीसीएस फाइल करने में डिले कर देते हैं तो आपको क्रिमिनल चार्जेस भी फेस करने पड़ सकते हैं। वहीं पर निर्मला सीतारमण जो कि हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बजट 2024 के अंदर ऑलरेडी टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स पर डिले होने पर अगर आप फाइलिंग डिले करते हैं तो उस पर क्रिमिनल चार्जेस को हटा दिया है, यानी कि उसे पूरी तरह से डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि लोगों को टैक्स फाइलिंग में सहूलियत
सहूलियत दी जाए, अगर वो डिले करते हैं तो उन पर किसी भी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज ना लगाया जाए, इंस्टेड उन्हें इंसेंटिव्स देना चाहिए कि वो सही समय से सही तरीके से टीडीएस फाइल कर सके। अगली खबर में हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ के बारे में, जिसके लिए इंस्टीट्यूशंस ने $2 बिलियन से भी ज्यादा की बिड लगाई है। बता दें आपको कि उनका जो कोटा था ये $330 मिलियन का ही था और इसके लिए नमूरा कैपिटल, नॉर्थ बैंक, एसबीआई और एचडीएफसी जैसे म्यूचुअल फंड्स ने भी पार्टिसिपेट किया है और $2 बिलियन की बेट लगाई है। यहाँ पर अब आपको बता दें कि ओला इलेक्ट्रिक का जो बैंड है ये ऑलमोस्ट ₹72 से लेकर ₹76 के बीच में रहने वाला है। और जो ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर हैं भावेश अग्रवाल, उनके कहने का मतलब ये था कि अगर हम बैंड को कम साइज का रखते हैं तो ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स आसानी से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओला इलेक्ट्रिक हमारे देश की एक बड़ी मोबिलिटी कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को मैन्युफैक्चर करती है। अगली खबर में हम बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में, जो हमारे देश की एक बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरर है। अपडेट के मुताबिक टाटा स्टील का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट बढ़कर 75% हो चुका है। ये जो प्रॉफिट है पहले 524 करोड़ के करीब था यानी कि लास्ट ईयर, और अब होकर 918 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 75% से ज्यादा की बढ़त आई है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें रेवेन्यू के बारे में तो रेवेन्यू में शार्प डिक्लाइन देखा जा रहा है। रेवेन्यू 8% तक कम हो चुका है। जो पहले 59,000 करोड़ से ज्यादा का था वो अब कम होकर 54,000 करोड़ के करीब रह रहा है। अगली खबर में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में, जो कि अगेन टाटा ग्रुप द्वारा ओन्ड एक कंपनी है। ये कंपनी ऑटोमोटिव सेक्टर में लार्ज शेयर रखती है और हाल ही में अपडेट ये आ रहा है कि टाटा मोटर्स के जो बोर्ड मेंबर्स हैं उन्होंने टाटा मोटर्स के अंदर डीमर्जर को अप्रूव कर दिया है। इसके पहले भी खबर चल रही थी कि कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल के डीमर्जर्स हो सकते हैं और अब इसी के साथ बोर्ड ने भी डीमर्जर को अप्रूव कर दिया है। साथ ही में टाटा मोटर्स ने अपने Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 के रिजल्ट्स को भी आउट किया है, जिसके साथ हमें पता चलता है कि इनकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो नेट प्रॉफिट है ये 74% तक बढ़ चुके हैं, जो बढ़कर 5,500 करोड़ से ज्यादा के हो चुके हैं। वहीं अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी 5.7% की बढ़त आई है। अगर हम बात करें डीमर्जर की तो डीमर्जर में टाटा मोटर्स की जो दो कंपनीज बनेंगी, एक कमर्शियल व्हीकल और एक पैसेंजर व्हीकल, ये दोनों ही लिस्टेड कंपनी के तौर पे मार्केट में मौजूद रहेंगी। अगली खबर में हम बात करेंगे कर्नाटका की जीएसटी अथॉरिटीज के बारे में, जिन्होंने हाल ही में देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस को 32,000 करोड़ के जीएसटी ड्यूज के नोटिस सेंड किए थे। अपडेट के मुताबिक इन्फोसिस के लिए अच्छी खबर है, ये जीएसटी नोटिस वापस से विथड्रॉ कर लिए गए हैं। हालांकि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस इस पर पूछताछ करेगी और इसके लिए रिस्पॉन्सेस भी इन्फोसिस से मांगे गए हैं। बता दें आपको कि इस मैटर ने तूल तब पकड़ा था जब इंडस्ट्रीज बॉडी नैस्कॉम और अलग अलग एक्सपर्ट्स ने अपनी टिप्पणी पूरे मैटर पे की थी। नैस्कॉम का कहना था कि इस तरह के जो जीएसटी हरासमेंट्स हैं वो देश की कई कंपनीज फेस कर रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें बिजनेस रन करने में मुश्किलें आती हैं। इसके अलावा टीवी मोहनदास पई, जो कि इन्फोसिस के फॉर्मर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रह चुके हैं, उन्होंने भी इसे टैक्स टेररिज्म करार दिया था। अगली खबर में हम बात करेंगे अडानी एंटरप्राइज के बारे में। अपडेट के मुताबिक अडानी एंटरप्राइज के बोर्ड मेंबर्स ने अडानी कमोडिटीज को अडानी एंटरप्राइज से डीमर्ज करके अडानी विल्मर के साथ इंटीग्रेट करने का फैसला किया है। बता दें आपको कि अडानी एंटरप्राइज के अंदर अडानी कमोडिटीज वो कंपनी है जो अडानी विल्मर के 44% के करीब के स्टेक्स को अक्वायर किए हुए है और अब इन्हीं दोनों कंपनीज का आपस में इंटीग्रेशन होने वाला है। यहाँ पर यह बात भी कही जा रही है कि अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड के जितने भी शेयर्स इन्वेस्टर्स के पास होंगे उसके अनुपात में उन्हें कुछ शेयर्स अडानी विल्मर के भी मिल जाएंगे। अगली खबर में हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंग्लैंड के बारे में। बैंक ऑफ इंग्लैंड के बारे में बताया जा रहा था कि सालों से बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपने इंटरेस्ट रेट में कटौती नहीं की है ताकि वो इन्फ्लेशन को सही तरीके से मैनेज कर सके। लेकिन अब बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर हैं एंड्रयू बेली, उन्होंने बताया है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड 4 सालों में पहली बार इंटरेस्ट रेट में कटौती कर रहा है और ये कटौती 25 बेसिस पॉइंट की हो रही है। पहले जो इनके इंटरेस्ट रेट थे ये 5.25% के करीब थे और अब इन्हें कट करके 5% पर लाया जाएगा। हालांकि एंड्रयू बेली का कहना है कि हमें इंटरेस्ट रेट को काफी कॉशियस रहने की जरूरत है क्योंकि हाल फिलहाल में इन्फ्लेशन काफी बढ़ चुकी है। अगली खबर में हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट जेनिस फ्रांसिस के बारे में, जिन्होंने हाल ही में इंडिया की और इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा तारीफ करी है। जेनिस फ्रांसिस का कहना है कि इंडिया ने पिछले 5-6 सालों के अंदर 800 मिलियन के करीब लोगों को पॉवर्टी से ऊपर उभारा है और ये सिर्फ मोबाइल फोन और टेक्नोलॉजी की मदद से मुमकिन हो पाया है। बता दें आपको कि इस वक्त दुनिया भर में इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है और इसे एक मील का पत्थर माना जा रहा है लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर उभारने के लिए। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? अपनी राय कमेंट में बताएं। अगली खबर में हम बात करेंगे ग्लोबल चिप मेकिंग कंपनी इंटेल के बारे में। इंटेल का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही पुरानी और रेप्यूटेड चिप मेकिंग कंपनी है, लेकिन हाल फिलहाल में इंटेल को फाइनेंशियली बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में इंटेल ने अपने रीसेंट क्वार्टर में
$1.6 बिलियन के लॉसेस फेस किए, जिसके चलते अब ये अपनी वर्कफोर्स में गिरावट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 15% के करीब वर्कफोर्स को कम किया जा रहा है, जो सम अप होती है 15,000 के करीब एम्प्लॉइज में, यानी कि 15,000 के करीब एम्प्लॉइज को ये अपनी वर्कफोर्स से हटाने वाले हैं। यहाँ पर जो सीईओ हैं पैट जे सिंगल, उन्होंने बताया है कि ये करके हम फाइनेंशियल ईयर 2025 तक कुल मिलाकर $10 बिलियन की सेविंग कर सकते हैं। तो यहाँ हम सम अप करते हैं आज की अपनी डेली बिजनेस इनसाइट्स को। आई होप आपको ये वीडियो वैल्युएबल लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़िए, जहां पर एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी फॉर्म कर रहे हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।